लास्ट टाइम हमने पॉइंट्स किए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी के, राइट। आज हमें जो हमने हमारे 3 लॉज किए थे, एवोगैड्रोस, बोयल्स, चार्ल्स, वो तीनों करने हैं हमें। कैसे? विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उनको डराइव करना है। पहले हमने देखा था कि क्या होते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी जो कल हमने टॉपिक किया था, उसके अकॉर्डिंगली अब हमें उनका काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से डेरिवेशन दिखाना है, राइट। तो क्वेश्चन इज, लास्ट जो पॉइंट था कल आपका, मे बी वो आप लोगों को शो ना हुआ हो। 7th पॉइंट में हमने लिखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules is directly proportional to temperature. Means average kinetic energy को हम kinetic energy ऊपर बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, is directly proportional to temperature. अब हमें लिखनी है kinetic gas equation, right? Kinetic gas equation, राइट। जैसे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। बस काइनेटिक इक्वेशन, गैस इक्वेशन में क्या चेंज होगा? यहाँ से nRT हटा दो, PV एज सच आएगा हमारा, और इज इक्वल टू 1/3 mNc²। आंसर विल बी PV is equal to 1/3 mNc²। जहां पर m है हमारा मास ऑफ मॉलिक्यूल, m है मास ऑफ मॉलिक्यूल, n आप लोगों को पता ही है नंबर ऑफ मोल्स, और c है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। अब हमें इस इक्वेशन का यूज करके बोयल्स लॉ देखना है, एवोगैड्रोस लॉ देखना है, एंड चार्ल्स लॉ देखना है। कैसे? वो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज, derive relationship between average kinetic energy and absolute temperature by using kinetic gas equation, राइट। अब हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो वो क्या होगा? काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें पता ही है क्या होती है, PV is equal to 1/3 mNc², राइट। एंड हम सभी को पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। अगर इफ n is equal to 1 हो तो क्या हो जाएगा? 1 is equal to m by capital M, means m small m is equal to capital M, means given mass is equal to molecular mass। मतलब क्या आएगा? given mass अपॉन में इक्वल टू मोलिकुलर मास, राइट। यहाँ से हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। अब क्या करना है हमें? इसमें ये यहाँ पर पुट कर दो, पुट इन 1 करो, 1 में पुट, इट विल बी PV is equal to 1/3 capital M NC²। PV is equal to 1/3 कैपिटल M, n की वैल्यू 1 पुट कर चुके हैं तो n भी नहीं लिखेंगे, अब C², राइट। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन दूसरी। अब क्या करना है हमें?
कैंसिल है फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। अब वेलोसिटी के लिए हम c यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे mc² और m की जगह लिखेंगे हमेशा कैपिटल M, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mc²। अब ये वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है, तो क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में क्या करो, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से ही डिवाइड कर दो, तो इट विल बिकम pv इज इक्वल टू 2/3 इनटू में 1/2, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, m c² राइट। यहाँ पर क्या आ गया हमारा pv इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया, pv इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, pv इज इक्वल टू RT होगा, हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पर RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दोनों तरफ हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय n नॉट मींस एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू पता है आप लोगों को क्या होती है 6.02 into 10 की पावर 23। तो कर दो, ये आ जाएगा RT by N नॉट इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय N नॉट, राइट। अब मेन चीज, काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए थी हमें यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिंबल होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन बार। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसके, यहाँ पर आ रहे हैं हम सीधा, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय n नॉट, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय n नॉट, पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा RT बाय n नॉट इज इक्वल टू 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए, काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, तो करो ये चीज, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा ये 3/2 इनटू R बाय n नॉट इनटू में P। अब देखो 3/2 के कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी हमारी फिक्स होती है, n नॉट की भी वैल्यू फिक्स है, तो इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, वो इन पर तो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होगी। वो किस पर डिपेंड करेगी, अब टेम्परेचर पर करेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके इक्वल होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये था एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप। अब हमें जैसे बॉयल्स लॉ वगैरह देखने हैं, तो उसमें कितनी चीज हमारी सेम होने वाली है, कैसे मैं बताती हूँ, एक बार दोबारा से ही कर लेंगे, एक बार दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे कैसे हमें क्या स्टेप करना है। क्वेश्चन इज explain Boyle's law, explain Boyle's law by using, explain Boyle's law by using kinetic theory of, kinetic theory of gases।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है हमारा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे मान लो ये आपने ट्यूब ली है हवा से भरी, ये कोई हमने ट्यूब बलून कुछ ही ले लिया है हवा से भरा हुआ। मीन्स प्रेशर को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ ये कुछ इस तरह दिखेगी फिर हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, बीच में से कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर ज्यादा करते हैं हम तो वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा कम। जैसे इसमें भी देख सकते हो, मान लो कोई बीकर है, इसमें कुछ पड़ा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगी, प्रेशर अप्लाई करूंगी, इसे नीचे की तरफ प्रेस करूंगी, तो ये कैसा हो जाएगा, कितना नीचे हो जाएगा। तो जैसे ही क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और इस डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो देखो मॉलिक्यूल्स तो इसमें जितने थे उतने ही इसमें होंगे। डिक्रीज होते ही वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स थे उनका प्रेशर बीकर के कंटेनर पर बढ़ने लगेगा। जैसे हम गुब्बारे की भी बात लेते हैं, जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं वो क्या होता है, फट जाता है। क्यों, प्रेशर जैसे ही हमने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ते क्या होगा, हवा एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है उसमें, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बीकर था या सॉरी जो हमारा गुब्बारा था वो ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो इससे पता चला जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के सरफेस पर ज्यादा कोलाइड करेंगे, और वो चीज में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। बलून का केस देखा ही है, बलून क्या हो जाता है, अल्टीमेटली फट जाता है। जैसे ही हम से वो फट जाता है। तो यही चीज हमें यहाँ है, the number of, if the volume of gas, if the volume of gas is reduced, if the volume of gas is reduced to half, अगर हम इसे हाफ कर दे, then double number of molecules, then double number of molecules क्या होगा, collide with one another, collide with one another। इसे आप बलून की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खुद से गुब्बारा फैला के फुला के उसका प्रेशर बढ़ा के देखना, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ज्यादा कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो फट भी सकता है, ठीक है। वन अनदर as well as with wall of container, with wall of container, so they exert double pressure, so they exert double pressure। तो क्या हुआ, प्रेशर डबल हो गया, which explains low at constant temperature, which explains low at constant temperature। अब बात आती है डेरिवेशन की। डेरिवेशन से हमें यही चीज दिखानी, क्या करेंगे हम, वही पार्टी गैस इक्वेशन लेंगे, PV = 1/mc², राइट। n की वैल्यू 1 और n किसके इक्वल होता है, स्मॉल m बाय कैपिटल M, तो इट बिकम
सी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, पीवी इज इक्वल टू 2/3 into 1/2 mc स्क्वायर। इतना हिस्सा किसके इक्वल आ गया, पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। सेम क्या करना है हमें, पीवी इज इक्वल टू आरटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी किसके इक्वल होता है, आरटी के जब n इज इक्वल टू 1 हो, राइट, पुट कर दो, तो इट विल बिकम आरटी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, राइट। सेम हमें क्या करना है, आरटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, 2/3 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, तो ये 3/2 इधर ले जाओ, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया। ये चीज क्या है, कांस्टेंट, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, राइट। तो ये हो गई आपकी आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से बोयल्स लॉ की डेरिवेशन। उसने क्या कहा था कि जैसे ही जो हमारा टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसे एक बार पीवी की टर्म्स में भी, प्रेशर की टर्म्स में भी डिनोट कर देते हैं कि प्रेशर पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये रहा हमारा पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इसे हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि जो हमारा बोयल्स लॉ था वो क्या बोलता है हमें, V is inversely proportional to pressure। क्या बोलेगा, V is inversely proportional to pressure, और हमें यही चीज बतानी है with help of this। अब ये चीज तो हमें पहली डेरिवेशन से भी मिल गई थी, ये चीज तो हमें पहली डेरिवेशन से भी मिल गई थी, तो इसमें क्या करना है हमें, थोड़ा सा डिफरेंस, मैं इसको रब कर रही हूँ साइड से। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी की जगह कांस्टेंट आ गया, ये यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ आ गया PV इज इक्वल टू 2/3 K। क्या आ गया, PV इज इक्वल टू 2/3 K T। इधर ले आओ P को, 2/3 K into T into 1/3। अब देखो बोयल्स लॉ की कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर, तो ये कांस्टेंट, K तो खुद कांस्टेंट है और ये वैल्यू ऑलरेडी खुद कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आया, V is inversely proportional to pressure according to Boyle's law, जो हमने with the help of kinetic theory of gases derive कर दिया, क्या, Boyle's law। अब इसी तरह हमें क्या derive करना है, चार्ल्स लॉ derive करना है। Explain चार्ल्स लॉ, अब यहाँ आ जाएगा चार्ल्स लॉ। जैसे बोयल्स लॉ की डेरिवेशन थी, चार्ल्स लॉ आप लोगों को पता ही है क्या होता है, that V is directly proportional to temperature। अब हमें ये वाला रिलेशन लेकर आना है, तो करते हैं फिर से। अब देखो इसको कैसे समझना है हमें, जैसे ही हम, जैसे हम दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, दूध का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उससे क्या होता है, जब दूध में उबाल आता है, आप लोगों ने देखा होगा दूध ऊपर की तरफ कंटेनर में उठने लगता है, मींस वहां पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होता है,
वॉल्यूम इंक्रीज होता है या नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है। पहले अगर आधा बर्तन में था हमारा, आधे कंटेनर में दूध था, जब वो गर्म हो जाता है तो वो कहाँ तक आ जाता है? बिल्कुल उसके एज तक। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमारा वॉल्यूम भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो यही चीज हमें लिखनी है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। या फिर कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि भाई गर्मियों में टायर में पंचर बहुत ज्यादा होते हैं। लड़कों को ये बात अच्छे से पता होगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारी अर्थ सरफेस का, तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे टायर में होते हैं गैस के, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होने लगती है। मूवमेंट फास्ट होगी तो जो टायर है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली वो टायर ब्लास्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। ठीक है, ये सब क्यों हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज हुआ, और अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ना चाहा, लेकिन स्पेस हमारा लिमिटेड है तो वो ब्रस्ट आउट हो गया। तो यही चीज अब हम लिख लेते हैं लैंग्वेज में, when temperature increased, when temperature increased, the kinetic energy of gas molecules also increased, फिर क्या होता है, they collide with one another, they collide with with wall of container. साथ में हमें जब वॉल्यूम एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमें तो they collide with one another as well as with wall of container, क्योंकि सब काम बहुत तेजी से होता है। साथ में remaining था हमारा सेम डेरिवेशन करनी है, क्या? काइनेटिक गैस इक्वेशन लेके चलेंगे, PV is equal to 1/3 mNc², राइट। फिर स्टेप क्या था हमारा, जो हमारा n होता है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल m बाय कैपिटल M। n की वैल्यू पुट करो तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर दी, राइट। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ही डिवाइड करो, यहाँ पर आ जाएगा PV is equal to 2/3 mc² की जगह काइनेटिक एनर्जी। अब जो पहला डेरिवेशन किया था उससे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kT। क्लियर है, kT आ गया। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी kT के इक्वल आ गया, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो इक्वेशन में बिकम PV is equal to 2/3 kT। अब देखो P को फिर से उधर लेके जाना है, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2/3 K by P into में T। 2/3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। वॉल्यूम है जो हमारा वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं that V is directly proportional to temperature at constant pressure. V is directly proportional to temperature at constant pressure.
तो इस तरह हमने कौन सा लॉ देखा, हमारा चार्ल्स लॉ देखा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसी तरह हमें देखना है डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ देखेंगे अब, डाल्टन्स लॉ, जो ये बोल रहा था कि टोटल प्रेशर होता है गैसेस का इन सेम कंटेनर किसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम। क्या था डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस या सम ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। बस कंडीशन क्या थी, जो हमारी गैसेस है वो क्या हो, केमिकली नॉन रिएक्टिव, गैसेस क्या हो, केमिकली नॉन रिएक्टिव, राइट। वही चीज देखनी है हमें, एक्सप्लेन। अब आ जाएगा डाल्टन्स। अब जो हमारी गैसेस केमिकली नॉन रिएक्टिंग है, मींस गैसेस के बीच में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, मींस ये फोर्सेस नेग्लिजिबल है, तो हम उनको ऐड करके टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। सिर्फ इतनी ही बात है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, gas molecules move independent, gas molecules move independent means जो हमने कल कहा था कि move in different direction with different velocity, gas molecules move independent, right, for each other on each other. क्यों, because the forces of attraction, because the forces of attraction and repulsion are negligible। तो अलग अलग जिधर मन करे उधर ही घूमती है, क्योंकि ना कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है। Hence they exert their own pressure, hence they exert their own pressure and total pressure of gases is equal to sum of their partial pressures, sum of their partial pressures, right। इसकी डेरिवेशन सबसे इजी है, क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है इसमें। इक्वेशन हमें पता है, PV is equal to 1/3 mnc² होती है, राइट। प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर को इधर रखेंगे, बाकी सारी चीजें इधर। पहली गैस की बात होगी तो P1 हो जाएगा 1/3 m1 n1 C1², क्योंकि डिफरेंट स्पीड डिफरेंट मास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, और वॉल्यूम डिफरेंट गैस है तो उसका मास डिफरेंट होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे और उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, और वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि सेम कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो P टोटल क्या आ जाएगा, P1 प्लस P, सिंपली क्या आएगा, P1 प्लस P2। यहाँ पर हम P1 और P2 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और ये बात हो गई डाल्टन्स लॉ की अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने बोल्स और चार्ल्स और साथ में डाल्टन्स लॉ देखा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेट करके देखना, सेम वही पॉइंट्स हमने इनके अंदर यूज किए, इसके अंदर यूज हुआ है नेग्लिजिबल